हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल अमेजिंग बायो फंडा में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेजिंग बायो फंडा चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं और समझते हैं विज्ञान के और खास तौर पर जीव विज्ञान के कठिन टॉपिक्स को, और वो भी शानदार चित्रों, ग्राफिक्स और सरल भाषा के साथ। तो साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और वो नया टॉपिक होगा जनन या रिप्रोडक्शन के विषय में। उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जैसे कि हम बात करेंगे जनन या रिप्रोडक्शन की, इसी तरह आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, और चैप्टर नंबर 1 है जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया है, उसी प्रकार से एक मनुष्य अपने एक शिशु को जन्म देता है, और अनेकों प्रकार के पादप अपने ही समान पादपों को भी जन्म देते हैं। इन सभी को देख करके आपके मन में अवश्य ही प्रश्न उठा होगा कि किस प्रकार से यह संभव है, कैसे करके एक जीव अपने ही जैसे संतति को पैदा करने की क्षमता रखता है। तो इसी टॉपिक को साथियों आज हमें समझना है। तो हम बात करेंगे प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन की। दरअसल है क्या, जीव द्वारा अपने समान जननक्षम संतानोत्पत्ति की क्षमता ही प्रजनन या जनन कहलाती है। दरअसल प्रजनन या जनन शब्द बना है दो शब्दों से, री धन प्रोडक्शन। री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। यानी किसी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति को रिप्रोड्यूस करने की, पुनर्उत्पादित करने की जो क्षमता है, वही दरअसल जनन कहलाती है। अर्थात जब कोई भी एक बकरी अपने एक मेमने को जन्म देती है, वो मेमना मेच्योर होने पर अपने ही जैसे दूसरे मेमने को जन्म देता है। अर्थात यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जीव के द्वारा अपने ही जैसे जनन करने में सक्षम, अर्थात जननक्षम, जनन करने में सक्षम संतान को जन्म देने की जो क्षमता है, वही प्रजनन या जनन कहलाती है। यह क्षमता संसार के प्रत्येक जीव यानी कि प्रत्येक जंतु और पादप में होती है। कई बार पूछा जाता है कि प्रजनन या जनन के क्या लाभ हैं, अगर प्रजनन या जनन ना हो तो क्या होगा, और अगर ये होता है तो इसका फायदा क्या है। तो आइए इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रजनन या जनन का सबसे बड़ा लाभ है कि जीवन की निरंतरता। अर्थात पृथ्वी पर आप करोड़ों अरबों वर्षों से जीवन को देख पा रहे हैं, और हर बार जीवन की ये फॉर्म और अधिक विकसित होती चली जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जीव की एक जीवन अवधि होती है, वह कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल तक ही जीवित रहता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के बने होने से और आज तक यानी कि करोड़ों अरबों वर्षों के समय में जीव की वो जातियां तरह से नष्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन जीवों के जनकों ने अपने ही जैसी संततियों को उत्पन्न करके इस पृथ्वी पर छोड़ दिया, और उन संततियों के द्वारा ही वह जीवन लगातार अगली और उससे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके कारण आप आज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एडवांस्ड लाइफ फॉर्म देख पा रहे हैं और जीवन की निरंतरता बनी हुई है। अर्थात वो जीव जातियां करोड़ों अरबों वर्षों से निरंतर रूप से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और यह सब संभव हो पाया है प्रजनन या जनन के ही कारण। अगला है संतति में आनुवंशिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति। क्योंकि जब कभी भी प्रजनन होता है तो प्रजनन के दौरान यानी कि लैंगिक प्रजनन के दौरान अक्सर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की प्रक्रिया भी होती है, और जब जीनों में विनिमय होता है यानी जीन एक्सचेंज होते हैं, तो उससे आनुवंशिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, और इस प्रकार से नई नई आनुवंशिक विभिन्नताओं की भी होती है। अब इन आनुवंशिक विभिन्नताओं का लाभ क्या है? इनके द्वारा जीव अनेकों प्रकार के उपार्जित गुणों को भी अपने जीवन काल में अर्जित करता है, और इस प्रकार से जब कोई जीव किसी नए वातावरण में या बदली हुई वातावरणीय अवस्थाओं में अपने कुछ गुणों को उपार्जित कर लेता है, तो वह उन गुणों को अपनी अगली पीढ़ी को अपने जीन्स के माध्यम से हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, जब ये उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो और अधिक सक्षम
और अनुकूलित संतति का विकास होता है। यानी कि ऐसी संततियां विकसित होती हैं जो कि अपने जनक से अधिक सक्षम हो और अनुकूलित हो और वातावरण के साथ बहुत आसानी से एक सामंजस्य बना करके अपने जीवन को पूरा करने में समर्थ हो। अगला है उत्तरजीविता की अधिकतम संभावनाएं। अधिक सक्षम और अनुकूलित और उपार्जित गुण हो और वातावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम आनुवंशिक विभिन्नताएं भी जिनमें मौजूद हों, तो उन जीवों की उत्तरजीविता की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, उनकी जीवित रहने की संभावनाएं भी और अधिक बढ़ जाती हैं। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव हेतु उपयोगी। अनेकों जीव जातियां प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर सिस्ट, स्पोर या बीज के रूप में अपने प्रोपेग्यूल्स को पृथ्वी में छोड़ देते हैं, और जब यह प्रतिकूल परिस्थितियां चली जाती हैं तो जीवों के ये जो बीज हैं या स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होते हैं और पुनः नए जीव को जन्म देते हैं, और इस प्रकार से प्रजनन उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में भी सहायता प्रदान करता है। जनन के प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है, यानी जनन कितने प्रकार से हो सकता है, या आप अगर सामान्य भाषा में पूछें तो ये आप कह सकते हैं कि कोई भी जीव अपनी जैसी संततियों को कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकता है। तो इसका उत्तर है एक रे डायग्राम की सहायता से हम इसे समझेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर है जनन, जनन या रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दरअसल कितने प्रकार के होते हैं, यह है 2 प्रकार से, अर्थात जीव 2 प्रकार से अपनी संततियों को जन्म दे सकते हैं। वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात अलैंगिक रूप से, और दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन के द्वारा। अब अलैंगिक जनन के भी कई सारे इसमें प्रकार हैं। तो इसमें पहला प्रकार है विखंडन यानी कि फिजन। इसके भी 2 प्रकार हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। यानी जब किसी जीव का शरीर 2 भागों में खंडित हो जाए तो वह द्विविखंडन है, और जब उसका शरीर कई भागों में खंडित होकर के नए नए जीवों को जन्म दे तो वह बहुविखंडन कहलाता है। अगेन द्विविखंडन के भी 2 प्रकार हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्सल यानी कि अनुप्रस्थ। तो अर्थात इनके बारे में हम आगे स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। अगला प्रकार है मुकुलन या बडिंग, यानी कि जीवों के शरीर पर मुकुल या बड निकलती है और उस बड से नया जीव उत्पन्न होता है, तो यह में पाया जाता है। अगला है अंतः मुकुलन या जेम्युलेशन, यह प्रक्रिया स्पंज या मार्केंसिया में होती है। अगला है विखंडी जनन या फ्रेगमेंटेशन, जो कि स्पाइरो वगैरह में पाया जाता है। अगला है बीजाणुओं के द्वारा या बाई स्पोर्स, यानी कि इसमें बीजाणु बनते हैं, यह प्रक्रिया कवक और शैवालों में मुख्यतः पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त है अलैंगिक जनन का एक और महत्वपूर्ण प्रकार, वो है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि गुलाब, आलू या गन्ना आदि में पाया जाता है। इन सभी के बारे में हम आगे एक एक करके एक एक स्लाइड के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये एक रे डायग्राम है जो कि आपको एक नजर में पूरी की पूरी चीज को बहुत आसानी से समझा देगा। अगला है लैंगिक जनन। आज हम अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे, और कायिक जनन टॉपिक और उसके जो अन्य प्रकार हैं उनके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत विस्तृत है और महत्वपूर्ण है। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दरअसल ये है क्या? अलैंगिक जनन में एक ही जनक जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है और इससे उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। तो अलैंगिक जनन को जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली नजर में आपको इसमें 3 पॉइंट नजर आते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि इसमें कोई भी जनक, या तो वो नर हो या मादा हो, कोई भी एक जीव अकेला संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें दूसरे लिंग के जीव की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें है वो है कि इसमें युग्मक संलयन की, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, युग्मकों का संलयन नहीं होता, यानी इसमें कोई भी नर या मादा युग्मक नहीं बनते हैं और उन युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है। बिना युग्मक संलयन के सीधे ही नई संतति की
रचना होती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि इससे उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली कोई भी संतान हो वो क्लोन कहलाती है। अलैंगिक जनन के प्रकार: विखंडन, मुकुलन, जेम्यूल द्वारा यानी जेम्यूलेशन, विखंडी जनन, बीजाणुओं के द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा और कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो ये अलैंगिक जनन के विभिन्न तरीके हैं, यानी कि अलैंगिक जनन इनमें से किसी भी प्रकार से हो सकता है और जो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। ऐसे जीव जो कि आकारिक और आनुवंशिक रूप से एक समान हो, एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी हो, उन्हें हम क्लोन कहते हैं, जैसे आलू, गन्ना और गुलाब। यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में मैंने स्वयं को इसमें दिखाया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक फोटो है और मैंने उसी की एक जेरोक्स दूसरी साइड में रख दी है। तो अर्थात आप इन दोनों को क्लोन कह सकते हैं। यानी जब कोई भी जीव आकारिक रूप से भी और आनुवंशिक रूप से भी बिल्कुल एक जैसा हो, एक समान हो, उनमें कोई भी अंतर किसी भी प्रकार का ना हो, तो वे दोनों ही जीव क्लोन कहलाते हैं। जैसे कि आलू है, तो आलू को जब आप बोते हैं तो आलू की आप बड लगाते हैं, कली लगाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला आलू भी अपने आकारिक में, अपने स्वाद में और अपने आनुवंशिक लक्षणों में बिल्कुल अपने जनक के जैसा ही होगा, यानी उस आलू जैसा होगा जिसकी कि आपने कली को रोपा था। इसी प्रकार से गन्ना और गुलाब में भी होता है। जनरली आपने गुलाब की कलम को लाते हुए और लगाते हुए लोगों को देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि गुलाब की जब कलम को काट करके लगाते हैं तो उससे भी बिल्कुल वैसा ही गुलाब का पौधा उत्पन्न होता है, वैसे पुष्प उत्पन्न होते हैं जिस पौधे की कलम वहां पर लगाई गई है। अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। इस प्रकार से जो संतति गुलाब है या गुलाब का जो पौधा है, तो उस पौधे के आकारिक और आनुवंशिक लक्षण बिल्कुल उसके जनक पौधे के जैसे ही होते हैं, इसीलिए उन्हें हम उसका क्लोन कह सकते हैं। तो इसमें एक प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि मानव निर्मित पहला क्लोन कौन सा था और वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि सबसे पहले क्लोन जीव को जन्म दिया था। तो इसका उत्तर है, प्रथम मानव निर्मित क्लोन है डॉली नामक भेड़, और इस भेड़ को जन्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम था इयान विल्मुट। तो ये प्रश्न भी बोर्ड में अनेकों बार पूछा जाता है।